यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास है हमारी ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके। तो आज की क्लास में हम जो भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका ब्लड से रिलेटेड एमसीक्यू और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है जो कवर किए जाएंगे। और जो मैंने आपको एज एन कल की क्लास में कहा था कि हम डेली एक सिस्टम, कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम और उसके एक सिस्टम में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेट करते क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जो दूसरा पार्ट होगा इसका वो होगा डिसीज से रिलेटेड फंक्शन, मतलब एमएसएन का रिलेट किया जाएगा। तो आज की जो क्लास रहेगी इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपको ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम्स के रहेंगे, जो कि आपके हर एक नर्सिंग एग्जाम्स के, मेडिकल एग्जाम्स में, एएनएम में, सभी में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वो सभी आपको कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में भी आए हुए हैं, और यदि नहीं आए हुए हैं तो इस बार आपको आ सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको ऐड किए गए हैं। तो जिन्होंने अभी तक क्लासेस लाइक नहीं की है वो लोग क्लास को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लासेस पहुँच सकें। नेक्स्ट थिंग, जो भी लोग नॉर्सेट एम्स के पेपर्स लेना चाहते हैं वो परचेस कर सकते हैं। 200 रुपीज़ में आपको एम्स के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं वो, साथ ही साथ नॉर्सेट 2021 का पेपर और मॉसबी की जो बुक है उसकी PDF फॉर्मेट आपको अरेंज कर दिया जाएगा। एंड जो भी लोग MP ग्रुप 5 के स्टाफ नर्स के पेपर लेना चाहते हैं, 10 सेट हैं पेपर में। 10 सेट में आपके लिए 9 सेट पूरे फुली सॉल्व हैं और पूरे एक 2013 का पेपर है वो बस अनसॉल्व है, बाकी सभी पेपर सॉल्व हैं। तो उसका चार्ज आपको ओनली 100 रुपीज़ है एज यू विश। और जो लोग नहीं ले पा रहे हैं सभी पेपर्स ऑलरेडी चैनल पर अपडेटेड हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है, व्हाट इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड। तो ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है वो क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर RBC। तो जो ब्लड का क्या लिक्विड पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? प्लेटलेट्स तो बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्लाज्मा। क्या कहलाएगा? जनरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, एंड नेक्स्ट वन होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और रेड ब्लड सेल्स। तो यदि आपको 2 बस पूछते हैं तो वो होता है प्लाज्मा जो कि 55% रहेगा पार्ट, और जो वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये पार्ट मिला के आपका 45% टोटल रहेगा। तो यहाँ पे यदि आपको एग्जाम में पूछते हैं कि लिक्विड पोर्शन है जो ब्लड का वो क्या कहलाएगा, लिक्विड पोर्शन तो आपका ये रहा क्या? प्लाज्मा। बाकी जो नेक्स्ट पोर्शन बचता है वो बचती है सेल्स, जिसमें आपकी WBC मतलब लिम्फोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट मतलब RBC एंड प्लेटलेट्स, ये आपकी किस में आएंगी? सेल्स में आएंगी। अब एक डिफरेंस आता है सीरम और प्लाज्मा के बीच का। तो सीरम होता है जनरली विदाउट एनी एंटीकोगुलेंट, जिसमें फाइब्रिनोजन एब्सेंट रहेगा जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें 90% ओनली वाटर होगा जो स्ट्रॉ कलर का रहेगा, पेल स्ट्रॉ कलर का। लेकिन प्लाज्मा एंटीकोगुलेंट वाला रहेगा, फाइब्रिनोजन रहेगा, और ये जनरली प्लाज्मा है जो ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन सीरम, जो आप ब्लड सीरम टेस्ट जिसको कहते हैं, ओनली टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट हो जाए, हार्मोन टेस्ट हो जाए, इन सब के लिए। लेकिन जब प्लाज्मा जनरली ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व इन द हार्ट इज अ। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है हार्ट में, वो कौन से हैं? मोनोकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व? कौन से हैं यहाँ पर जो कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है? वो है आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये रहे यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, जनरली 2 तरीके के होंगे। तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो कि हार्ट में वो कहलाएंगे, राइट साइड वाला पूछा है, वो है यहाँ का आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। यदि यहाँ पे लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहते तब आप कहते हैं यहाँ पे मिट्रल वॉल्व। क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व। अब यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्या काम करेगा? कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम योर हार्ट्स राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, मतलब अपर पार्ट से लोअर पार्ट में ब्लड की जो सप्लाई हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। वैसे ही लेफ्ट साइड वाला जो वॉल्व है, क्या है? लेफ्ट साइड जो आपका मिट्रल वॉल्व है, ये क्या करेगा? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड फ्लो हो रहा है
उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। तो यहाँ पर कौन से हो गए, ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। फिर यहाँ पर देखिए ट्राइकस्पिड वॉल्व सेपरेट द राइट एट्रियम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, वैसे ही बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रियम जिसको मिट्रल वॉल्व कहेंगे बाइकस्पिड वॉल्व को, वो लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करेगा, सेपरेट करने का काम करेगा। ट्राई मतलब 3, तो यहाँ पे 3 कप्स से मिलके बना होगा, 3 कप्स और फ्लैप्स से। बाकी जो मिट्रल जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहेंगे 2 फ्लैप से बना हुआ रहेगा। तो इसको राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व मतलब कि ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर, याद रखना है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम करता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व या फिर राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, और जो लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल को लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम कर रहे हैं वॉल्व वो बाइकस्पिड है। यहाँ पर 2 फ्लैप्स रहेंगे, बाई मतलब 2, इसी को हम मिट्रल वॉल्व भी कहेंगे। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम आउटर साइड टू ब्लड वेसल्स द टिश्यू लेयर्स आर। तो जो ब्लड वेसल्स की लेयर्स हैं आउटर साइड से इनर साइड की लेयर का आपको जो क्रम बताना है, ऑप्शन में है ट्यूनिका एडवेंटिया, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिया, फिर ट्यूनिका इंटीमा। थर्ड ऑप्शन है ट्यूनिका एडवेंटिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। तो यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस है जो आउटर साइड से इनर साइड की साइड जा रहा है, वो भी ब्लड वेसल्स की यहाँ पे लेयर पूछी गई है तब। तो मीडिया का मतलब तो मिडिल हो गया, इंटीमा का मतलब तो क्या हो गया, सबसे अंदर का हो गया, इनर साइड हो गया। और बाहर से अंदर की तरफ पूछा है तो आप क्या कहेंगे, ट्यूनिका एडवेंटिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा ही रही यहाँ पे लेयर। अब यहाँ पर देखिए आउटर लेयर जो कि ट्यूनिका एडवेंटिया है किस चीज़ की बनी होगी, कोलेजन फाइबर्स की, इसकी कोलेजन फाइबर्स की। मिडिल लेयर होगी जो कि स्मूथ मसल सेल्स और इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई होगी। जो इनर लेयर होती है वो होती है एंडोथेलियल टिश्यू की बनी हुई लेयर जो कि ल्यूमेन ऑफ ऑल वेसिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। जो यहाँ पे एक आर्टरी होती है उसकी वॉल की बात की जा रही है कि 3 लेयर होंगी इसकी वॉल में, आउटर, मिडिल, इनर। आउटर इज एडवेंटिया, ट्यूनिका एडवेंटिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। मीडिया मतलब मिडिल, इंटीमा मतलब इनर और एडवेंटिया मतलब आउटर। तो तीनों लेयर्स होंगी, तो जिसमें सबसे बाहरी लेयर है जो कोलेजन फाइबर्स टिश्यू की बनी होगी, मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स और जो इलास्टिक फाइबर्स टिश्यू है उनकी है, इनर लेयर है जो एंडोथेलियल सेल्स से मिलके बनी हुई होगी। नेक्स्ट वन इज द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड इज, तो ब्लड के मेन फंक्शन कौन से हैं, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव। तो ब्लड के जो मेन फंक्शन है वो ये सभी हैं, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस तो एक हम WBC करते हैं जो भी ब्लड की सेल्स हैं, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम जाएंगे ब्लड के। देखिए ब्लड के जो फंक्शन है आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या करेगा, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज करेगा, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स टू द डिफरेंट बॉडी सेल्स, ट्रांसपोर्ट करेगा अलग अलग बॉडी सेल्स में डाइजेस्टिव मटेरियल को, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, नाइट्रोजन को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इनको बाहर ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करेगा। बॉडी को डिफेंस एज एन डिफेंस मैकेनिज्म की तरह ब्लड में जो WBC है वो काम करेंगी। एक्ट्स एज अ बफर एंड ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ pH एंड बॉडी टेम्परेचर। तो बफर सिस्टम है जो आपकी बॉडी का उसको मैनेज करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करेगा, pH बैलेंस मेंटेन करेगा बॉडी का, और यहाँ पर वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम भी कौन करेगा, ब्लड। तो ये ब्लड के बेसिक फंक्शंस हैं। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन इज। तो नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को लोअर काउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड प्रेशर की लोअर काउंटिंग कौन सी है, तो वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब अपर काउंटिंग, अपर नंबरिंग। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा, 60 mm ऑफ Hg, 90 mm ऑफ Hg, 110 mm ऑफ Hg या फिर 80 mm ऑफ Hg। तो यदि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात की जा रही है तो नॉर्मली होगा 80 mm ऑफ Hg, सिस्टोलिक होगा 120 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पे चार्ट आप देखिए, एग्जाम में चार्ट हमेशा पूछे जाए, चार्ट नहीं मतलब हम कहेंगे हाइपरटेंशन की स्टेज पूछी जाती है।
नॉर्मली ब्लड प्रेशर आपका कितना होगा, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है हमेशा अपर नंबरिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा, अपर नंबरिंग। और इसको HG, HG मरकरी का साइन है, एग्जाम में पूछा जाता है HG का मतलब क्या है, तो ये मरकरी। तो यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपर नंबरिंग है जो कि लेस देन 120 है, मतलब नॉर्मल है। और जो डायस्टोलिक लेस देन 80 मतलब, या फिर नॉर्मली कहेंगे 120/80 mmHg। अब एलिवेट होता है मतलब बढ़ता है, तो 120 से 129 जाएगा। और लेस देन 80 डायस्टोलिक घटेगा ही जब भी बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम होती है। सिस्टोलिक बीपी को ही सबसे पहले चेक किया जाता है। अब बात करेंगे कि जब बीपी की जो हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज फर्स्ट आती है, तो जो सिस्टोलिक बीपी होता है 130 से 139 चला जाएगा, और जो डायस्टोलिक है वो 80 से 89 चला जाएगा। फिर सेकंड स्टेज होगी हाइपरटेंशन की, जिसमें 140 से भी ज़्यादा जा रहा है सिस्टोलिक, मतलब क्या है, सेकंड स्टेज है बीपी बढ़ने की। और 90 से और उससे ज़्यादा जाता है डायस्टोलिक तो। लेकिन क्राइसिस, हाइपरटेंसिव क्राइसिस तब कंसीडर की जाती है, ऐसे केस में आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो इसमें बीपी आपका 180 से ज़्यादा चला जाएगा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक सिस्टोलिक के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो, यदि एज एन स्टेज पूछें कि फर्स्ट स्टेज में बीपी कितना कंसीडर किया जाता है, तो 130 से 139 सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक होगा 80 से 89। क्लियर। आप चाहे तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। चार्ट कई बार आई थिंक यूपी और MP CHO के एग्जाम में पूछा गया है। और जो सिस्टोलिक बीपी है कब बनेगा, पीक प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब पीक प्रेशर पे जाएगा, तो वो कहलाएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होंगे, क्या होंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होंगे, ये कहलाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ ब्लड डिसऑर्डर वेयर द हीमोग्लोबिन इज डिफेक्टिव। तो कौन से केस में हीमोग्लोबिन लेवल ही डिफेक्टिव होगा। ऑप्शन में है एलोपेसिया, हीमोलाइसिस, सिकल सेल एनीमिया या फिर हेट्रोक्रोमिया। तो कौन से केस में हीमोग्लोबिन ही डिफेक्टिव रहेगा, तो वो कहलाएगा सिकल सेल एनीमिया, जिसमें RBC है जो कैसे होंगे, हंसियाकार शेप में हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, हंसियाकार शेप में। और सिकल सेल एनीमिया के बाद ही सिकल सेल क्राइसिस देखने को मिलेगा। तो हीमोग्लोबिन जो डिफेक्टिव होगा किस में होगा, वो होगा सिकल सेल एनीमिया में। हीमोलाइसिस और जो एलोपेसिया, एलोपेसिया का मतलब तो वाल्डनेस और गंजापन रहेगा आपका। तो हीमोग्लोबिन लेवल का डिफेक्टिव होना होगा सिकल सेल एनीमिया में। नेक्स्ट इज, टोटल पीरियड ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज। तो ये क्वेश्चन आपने एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि कार्डियक साइकिल का, जो एक कार्डियक साइकिल का पूरा पीरियड कितना होगा। 0.5 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, 0.8 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड। तो कार्डियक साइकिल का जो एक साइकिल होगी वो होती है 0.8 सेकेंड में कंप्लीट। तो आर्टेरियल सिस्टोल है वो होता है 0.1 सेकेंड में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 में, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होगा 0.4 में। तो टोटल मिला के जो कार्डियक साइकिल होगी पूरी, एक कार्डियक साइकिल होगी 0.8 सेकेंड में। वन कार्डियक साइकिल का जो टोटल ड्यूरेशन होगा वो होगा 0.8 सेकेंड में। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टू वर्ड आइटम्स मीन द सेम थिंग। तो यहाँ पर कौन से दो वर्ड हैं जिनका एक ही मतलब है। ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर को हीमोफीलिया नहीं कहेंगे, ल्यूकेमिया कहेंगे। पेस मेकर, एसेनोड, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस और नन ऑफ द अबव। तो जो चीज़ों के दो मतलब सेम है वो होंगे आपका पेस मेकर, एसेनोड। जो हार्ट का जो हमारे ह्यूमन बॉडी का पेस मेकर कहलाता है एसेनोड। नेक्स्ट इज, इन ह्यूमन एडल्ट्स हाउ मैनी ऑफ लेड और लेस इन द ब्लड इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। लीड है जो कि एक तरीके से हम कहेंगे केमिकल धातु है। यदि आपके ब्लड में कितनी नॉर्मल कंसीडर की जाएगी, 20 म्यूजी पर DL, 20 म्यूजी पर DL, 10 म्यूजी पर DL या फिर 50 म्यूजी पर DL। तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो लीड है इसकी नॉर्मल जो कंपोजिशन है वो होगा 10 म्यूजी पर DL तक। कितना, 10 म्यूजी पर DL। नेक्स्ट इज, इन ह्यूमन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो ह्यूमन बीइंग में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। 40 mm ऑफ Hg
नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 20 mm ऑफ Hg या फिर 10 mm ऑफ Hg या फिर none of the above। तो डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड द पल्स प्रेशर। क्या है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो प्रेशर निकल के आता है वो कहलाता है पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक 120 हो गया माइनस डायस्टोलिक 80 हो गया, तो जो निकल के आएगा कितना आएगा? वो आएगा 40 mm ऑफ Hg, जो कि नॉर्मल पल्स प्रेशर कहलाएगा। ध्यान रखें सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी या फिर डिफरेंस बिटवीन बोथ तो कहलाता है आपका पल्स प्रेशर, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होगा 40 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ कंडीशन वेयर प्लग बिल्ड अप ऑन द इनसाइड ऑफ आर्टरीज। तो कौन से केस में जो प्लग का फॉर्मेशन है आर्टरीज के अंदर होगा? ल्यूमेन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी आर्टरी की वॉल में, तो वही ल्यूमेन है जो वहाँ पे पूरा प्लग बिल्डअप होगा, वो क्या कहलाएगा? आर्थोसेंटेसिस, अर्थ्रैल्जिया, अर्थराइटिस या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अर्थ्रैल्जिया मतलब तो जॉइंट्स पेन रहेगा आपका। फिर यहाँ पे आपको आता है अर्थराइटिस, तो इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है जॉइंट्स का। फिर यहाँ पे आता है एथेरोस्क्लेरोसिस, तो प्लग का जो फॉर्मेशन होता है, प्लग बिल्डअप होता है आर्टरीज में, वो सिचुएशन आपकी कहलाएगी एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आपकी आर्टरीज कैसी हो जाएंगी? हार्ड हो जाएंगी। कैसी होंगी? हार्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट इन अ हेल्दी एडल्ट इज। तो एक हेल्दी एडल्ट में कार्डियक आउटपुट कितना होगा? 10 लीटर पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट या फिर 5 लीटर पर मिनट। तो एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जो कार्डियक आउटपुट होगा वो होगा 5 लीटर पर मिनट। अब दो टेबल दी हैं, एक है कार्डियक आउटपुट और दूसरी स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट का मतलब होगा हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एक ह्यूमन बीइंग की जो हार्ट रेट नॉर्मली होती है 72 तक, कितनी? 72 तक। अब यहाँ पे यदि स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो 60 से 70 के बीच में रहेगा। तो हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम आप कैलकुलेट कीजिए तो आपका कितना आता है? कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड द हार्ट पंप्स आउट पर मिनट। कार्डियक आउटपुट का मतलब है जब हार्ट पंप करेगा तो जितना ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में करेगा वो कहलाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। नॉर्मल वैल्यू होती है 3 से 5 कार्डियक आउटपुट की, जो नॉर्मल कंसीडर की जाती है वो 5 तक की जाती है। तो यहाँ पर आप इनको गुणा करके देखिए तो हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम करेंगे तो आपकी कार्डियक आउटपुट निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट इज विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। तो कौन सी जो आर्टरी है, वेन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी लंग्स से, ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, आउटा या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी वो कहलाएगी पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे ही अम्बलाइकल बात की जा रही आर्टरी, जनरली आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में ओनली पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो यहाँ पर इसके अपोजिट जब हम बात करेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने की तो वो होगी पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो अम्बलाइकल कॉर्ड में भी जब 2 आर्टरीज 1 वेन होती हैं तो उसमें जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी। तो यहाँ पर भी आपका पूछा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कौन करेगा, तो होगी पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट वन इज विच फॉर्म्स क्लॉट्स व्हेन ब्लड वेसल्स गेट डैमेज। तो कौन सा है जो यदि जब भी आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो क्लॉट बनाने का काम करेगा, अदरवाइज ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होगी? प्लेटलेट्स, सेल्यूलोज, हीमोग्लोबिन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपके ब्लड वेसल्स डैमेज होने के बाद क्लॉट बनाने का काम करेंगी वो होंगी प्लेटलेट्स। क्या होंगी? प्लेटलेट्स। अब ये देखिए कि जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है प्लेटलेट्स का, जीवन काल होगा वो कितना होगा? आरबीसी का कितना होगा? आरबीसी का सबको पता है 120 दिन, 120 डेज। और प्लेटलेट्स का भी सबको पता है 7 से 10 दिन होता है जनरली, जो कि हम 10 डेज में कंसीडर कर सकते हैं। डब्ल्यूबीसी का 13 से 20 दिन। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी आती हैं, न्यूट्रोफिल हो गया, इसोनोफिल हो गया,
मोनोसाइट्स हो गई, लिम्फोसाइट्स हो गए, इनके अकॉर्डिंग। लेकिन यदि आपको आरबीसी का पूछे तो 120 दिन, 120 दिन, और प्लेटलेट्स का पूछे तो 7 से 10 दिन। यदि इनका कंपोजिशन पूछे, फिर हम ये कह सकते हैं कि कितना वॉल्यूम रहेगा, तो एक मैन में, एक एडल्ट हेल्दी मेल में आरबीसी 4.5 to 6.0 रहेगी, जबकि वुमेन में 4 to 5 रहेगी मिलियन पर माइक्रोलीटर। क्या है? मिलियन पर माइक्रोलीटर। डब्ल्यूबीसी काउंट होता है 4.5 to 11,000 पर माइक्रोलीटर। लेकिन यही जब क्या हो जाए 18,000, 20,000 या फिर 11 से ज़्यादा जाता है तो इन्फेक्शन की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। प्लेटलेट्स होता है 150 से 450, किसमें 1000 पर माइक्रोलीटर, मेल फीमेल दोनों में एक सा। हेमेटोक्रिट वैल्यू मैन की क्या होती है? ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल के, जो कि 42% से 50% तक रहेगी, जबकि फीमेल में 36 से 45% तक रहेगी। हीमोग्लोबिन लेवल, जो आप कहते हैं ना आपका हीमोग्लोबिन कितना है, यदि कम हुआ तो मतलब आपको एनीमिया है, तो मेन में होता है 14 से 17 ग्राम पर 100 ml, या फिर फीमेल में होगा 12 से 15 ग्राम पर 100 ml। तो ये क्या है? आरबीसी का कितनी वॉल्यूम कह सकते हैं कि रहेगा, और यहाँ पर मेल में कितना, फीमेल में कितना, क्योंकि आता है आपको। फिर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं 2 टाइप की होती हैं, एक होती हैं ग्रेन्यूलोसाइट जिनमें ग्रेन्यूल्स रहेंगे, दूसरी होती हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल हो गई, ईसोफिल हो गई, वैसोफिल हो गई। अब ग्रेन्यूलोसाइट जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो एक करेगी फैगोसाइटोसिस में हेल्प, यदि पूछे आपको तो वो करती न्यूट्रोफिल। यदि आपको कोई भी पैरासाइटिक हुआ है तो आपका ईसोनोफिल काउंट चेक किया जाता है, जैसे मलेरिया हो गया। बेसोफिल जनरली जब भी एलर्जिक रिएक्शन हो तब एक्टिवेट रहेंगी। वैसे ही आपकी आती हैं ग्रेन्यूलोसाइट जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट रहेंगे, तो वो होती हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। कौन सी? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेंगी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। नेचुरल किलर सेल्स का कौन काम करेंगी बनाने का? वो भी लिम्फोसाइट्स को काम करेंगी। क्लियर है? तो जो डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है, ग्रेन्यूलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स हो तो न्यूट्रोफिल, ईसोनोफिल, वैसोफिल। ग्रेन्यूलोसाइट में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स की अलग क्लास होती है, इसमें भी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो प्रेजेंट रहेंगी। नेक्स्ट वन इज आपके लिए, what is a fluid that drains from the lactease of the small intestine into the lymphatic system during the digestion? It usually contains fat and protein. तो कौन सा फ्लूइड है जो कि क्या होगा इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रेन होगा? कहाँ से? लिम्फेटिक सिस्टम से डाइजेशन के टाइम पे, जिसमें फैट होगा, प्रोटीन होगा, कायमी, वाइल, काइली या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पे आपको एक है कायमी और एक है काइली, क्या है? कायमी और चाइली 2 तरीके के यहाँ पे टर्म है। तो यहाँ पर कायमी का मतलब है कि जो कायमी तो क्या है? जब गैस्ट्रिक जूस है जो आपके डाइजेस्टिव फूड में मिलके आएंगे वो कहलाएगा। अब यहाँ पे कहा है आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्रेन होगा, क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसा फ्लूइड जो कि ड्रेन होगा लिम्फेटिक सिस्टम में डाइजेशन के टाइम पे, तो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आपका काइली। क्या है? काइली। अ मिल्की फ्लूइड कंटेनिंग फैट ड्रॉपलेट्स विच ड्रेन फ्रॉम द लैक्टेज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम ड्यूरिंग द डाइजेशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो एक ऐसा रहेगा वाइट कलर का होगा जो कि लिम्फेटिक फ्लूइड भी हम जिसको कह सकते हैं, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में ड्रेन होगा। कहाँ पे होगा? लिम्फेटिक सिस्टम में ड्रेन होगा, और जिसमें फैट रहेगा और प्रोटीन्स रहेगा। कायमी डिफरेंट है। कायमी डाइजेस्टिव सिस्टम में जब गैस्ट्रिक जूस मिलेंगे ओलस है वो कहलाएगा आपका। वाइल एक अलग चीज़ है जो कि लिवर बनाएगा और स्टोर करेगा, लेकिन वाइल डक्ट के थ्रू सीक्रेट किया जाएगा। अब यहाँ पे है कि ऐसा फ्लूइड जो कि ड्रेन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के लैक्टेल्स पार्ट से, कहाँ पे? लिम्फेटिक सिस्टम में, वो भी डाइजेशन के टाइम पे, जो कैसा होगा? मिल्की फ्लूइड होगा, वाइट कलर का रहेगा, मिल्की फ्लूइड होगा, वो कहलाता है काइली। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच ऑर्गन सप्लाइड बाय सर्किल ऑफ विलस। तो सर्किल ऑफ विलस किस ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई करेगा? सर्किल ऑफ विलस आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी में, नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा आपने, किडनी में, ब्रेन में, लिवर में कि यूट्रस में। सर्किल ऑफ विलस जो ब्लड की सप्लाई करेगा, ये करेगा कहाँ पे? ब्रेन में। सर्किल ऑफ विलस से देखिए इस इमेज से हो सकता है आपको इजीली समझ में आए।
सर्किल ऑफ विलस इज अ रिंग ऑफ वेसल्स। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं। तो यहाँ पर क्या है, कनेक्टिंग द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट दोनों को ब्लड की सप्लाई करेंगी। यहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज कम्युनिकेट रहेंगी, इकट्ठी रहेंगी, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सर्किल ऑफ विलस। क्या है, सर्किल ऑफ विलस। तो यहाँ पर जो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो तरीके की सेरिब्रल आर्टरीज रहेंगी, कम्युनिकेटिंग आर्टरीज रहेंगी। तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, यहाँ पर ये देखिए 4 तरीके की आर्टरी दी हुई हैं जो कि सर्किल ऑफ विलस को बनाती हैं। पहली लेफ्ट एंड राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्या है, लेफ्ट एंड राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर यहाँ पे आती है आपकी लेफ्ट एंड राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। क्या है, लेफ्ट एंड राइट इंटरनल सेरिब्रल आर्टरी। और दूसरी आती है आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि लेफ्ट एंड राइट होगी। फिर आपका आता है पोस्टीरियर, लेफ्ट एंड राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। तो यहाँ पर जो एक तरीके का सर्किल बनेगा, क्वेश्चन में आता है आर्टरीज आपको पूछी जा सकती हैं कि सर्किल ऑफ विलस है जो मेन कौन सी 4 आर्टरीज से मिलके बनता है। तो इंटरनल लेफ्ट एंड राइट कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट एंड राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, लेफ्ट एंड राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। तो क्या है, सर्किल ऑफ विलस की मेन आर्टरीज हैं। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड में रहेगी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो कि लेफ्ट एंड राइट में रहेगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मिडिल सेरिब्रल आर्टरीज सप्लाइंग द ब्रेन आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द सर्किल ऑफ विलस। तो जो मिडिल में आर्टरी है सेरिब्रल आर्टरी, क्या है, सेरिब्रल आर्टरी है जो कि सर्किल ऑफ विलस में कम्युनिकेट है, जो कंसीडर यहाँ पे नहीं की जाएगी। क्लियर। तो सर्किल ऑफ विलस किसके लिए, ब्रेन में ब्लड सप्लाई के लिए। यहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज एक साथ कम्युनिकेट होंगी, इसीलिए इसको सर्किल ऑफ विलस कहा जाता है। अब यहाँ पर कार्डियक आउटपुट की बात करते हैं हम। तो आपको एग्जाम में आता है कि ब्रेन में कितना कार्डियक आउटपुट जो टोटल है उसके जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेन की बात करें तो 15%, स्किन में 5%, हार्ट में 5%, मसल में 20%, किडनी में 20%, लिवर में 25% और अदर पार्ट में जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया आपका, तो यहाँ पे 10%। यदि आपको एग्जाम में कार्डियक आउटपुट पूछी जाती है तो आपको याद रखना है, आप चाहे तो इमेज है जो नोट डाउन कर सकते हैं। तो यदि सर्किल ऑफ विलस या फिर ब्रेन में कार्डियक आउटपुट पूछें तो 15%, किडनी में पूछें तो 20%। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी वेन कौन सी है, सेरिब्रल वेन, फीमोरल वेन, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दो डिफरेंट टर्म है। लार्जेस्ट पूछते हैं तो इंफीरियर वेना केवा, लॉन्गेस्ट पूछते हैं तो ग्रेट सिफेनियस वेन, जो कि हार्ट की जब बाईपास सर्जरी की जाती है तब वे ग्रेट सिफेनियस वेन है जो यूज़ की जाती है। याद रखना है, यदि लार्जेस्ट वेन आपसे पूछते हैं ह्यूमन बॉडी की तो आपको कहना है इंफीरियर वेना केवा। लॉन्गेस्ट वेन पूछे तो आपको कहना है ग्रेट सिफेनियस वेन, जो कि हार्ट की जब भी बाईपास सर्जरी की जाती है तो पूछते हैं आपको एग्जाम में कि बाईपास सर्जरी में कौन सी वेन है जो कॉमनली यूज़ की जाती है, तो होती है ग्रेट सिफेनियस वेन। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज अ स्मॉल ब्रांच ऑफ एन आर्टरी दैट लीड्स इनटू अ कैपिलरी। तो आर्टरी की सबसे छोटी ब्रांच जो बाद में कैपिलरीज बनेगी तो वो क्या कहलाएगी, कैपिलरीज, एरियोला, आर्ट्रियोल या फिर नन ऑफ द अबव। तो कैपिलरी जो आर्टरी की छोटी जो वॉल या फिर हमें कहेंगे ब्रांच है, बाद में कैपिलरी में फॉर्मेट होगी तो वो कहलाएगी आर्ट्रियोल। क्या कहलाएगी, आर्ट्रियोल। नेक्स्ट वन इज द humans use hemoglobin to carry oxygen in their blood. Similarly, molluscs and crustaceans use to carry oxygen in their blood. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जैसे ह्यूमन भी होगा, जो मैमल्स हैं क्या करेंगे, अपने ब्लड में जो ऑक्सीजन जाती है वो हीमोग्लोबिन से सप्लाई कर देते हैं। वैसे ही जो क्रस्टेशियंस हैं, क्रस्टेशियंस का मतलब है बिच्छू कह सकते हैं आप, केकड़े की प्रजाति कह सकते हैं, तो उनमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कैसे होगा, वो कैसे अपने ऑर्गन्स में ऑक्सीजन को भेजेंगे। तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगा, हीमोबेंडेनिन, हेमेरथ्रिन, हीमोग्लोबिन या फिर हीमोस्कैनिन।
तो यहाँ पर जैसे ह्यूमन बीइंग में ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हीमोग्लोबिन के द्वारा, वैसे ही जो आपके केकड़े हो गए, बिच्छू हो गए, मोलस्कस हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए, तो इनमें ब्लड की सप्लाई कैसे होगी, जो ऑक्सीजन जाएगी इनके ऑर्गन्स में हो जाएगी हीमोकाइनिन के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोकाइनिन के द्वारा। तो हीमोग्लोबिन में हीम प्लस आयरन जो ग्लोबुलिन प्रोटीन रहेगा, वैसे ही हीमोकाइनिन में कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन रहेगा। हीमोग्लोबिन में तो ग्लोबुलिन प्रोटीन रहेगा आपका, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाएगा, लेकिन जो हीमोकाइनिन है इसमें क्या होगा, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन रहेगा हीमोग्लोबिन के जैसे ही। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो कुछ क्रस्टेशियंस हो गए, क्रस्टेशियंस का मतलब यहाँ पे है आपके वही केकड़े हो गए, बिच्छू हो गए सब, तो इनमें ऑक्सीजन की सप्लाई किसके थ्रू होगी, हीमोकाइनिन के द्वारा। नेक्स्ट वन इज सीवियर लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू ट्रॉमा इज कॉल्ड। यदि किसी ट्रॉमा के कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, उसके लिए आप क्या टर्म है जो यूज़ करेंगे, एक्सटेंजिएशन, हीमोलाइसिस, कंफ्यूजन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो कहलाएगा एक्सटेंजुएशन। क्या है? एक्सटेंजुएशन। कुछ भी ब्लड है जो किसी ट्रॉमा के कारण बहुत ज़्यादा बह जाए, ड्रेन हो जाए, क्या है? ड्रेनिंग अ पर्सन, एनिमल और ऑर्गन ऑफ ब्लड। किसी भी ऑर्गन से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए या फिर किसी ट्रॉमा के कारण जो ब्लीडिंग हो जाए बहुत ज़्यादा, जिसमें आपका ब्लड लॉस हो जाए, तो वो कहलाएगा एक्सटेंजुएशन। नेक्स्ट वन इज द हार्ड येलो प्लक ऑफ लिपिड विच इज फाउंड इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरीज, इट्स कॉल्ड। तो ट्यूनिका इंटीमा, जो ल्यूमेन के बाद जो लेयर है, सबसे लास्ट इंटरनल लेयर होती है आर्टरीज की, वहाँ पे यदि येलो कलर का प्लग का फॉर्मेशन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, कार्सिनोमा, पेसमेकर, एथरोमा या फिर एथरोस्क्लेरोसिस। तो ये टर्म क्या कहलाएगा, इसमें इनर जो लेयर है आर्टरीज की, इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका इंटीमा है जो, वहाँ पे यदि येलो प्लग का, हार्ड येलो प्लग का लिपिड का वो भी फॉर्मेशन हो जाए तो कहलाएगा एथरोस्क्लेरोसिस। क्या कहलाएगा? एथरोस्क्लेरोसिस, जिसके कारण आर्टरी कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लड की सप्लाई जब प्रॉपर नहीं होगी तो हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑल वेन्स इन द बॉडी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। दैट मीन्स सभी वेन हैं जो बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे किसी एक को छोड़कर। अओर्टा, इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे वेन की बात की जा रही है, तो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी किसी एक को छोड़कर, तो होगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ये देखिए यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको आर्टरी और वेन्स के बीच का डिफरेंस बताया गया है। आर्टरीज हैं जो हमेशा पिंक कलर की रहेंगी, जबकि वेन है जो रेड इन कलर की रहेंगी, ग्रीन टाइप की जो आपके हाथों में दिखेंगी वो आपकी वेन है। आर्टरी हमेशा डीप लोकेशन में रहेंगी, वेन सुपरफिशियल सबसे ऊपर रहेंगी। आर्टरी में ब्लड का फ्लो बहुत हाई प्रेशर से होगा, जबकि वेन में बहुत लो प्रेशर से होगा। आर्टरीज की वॉल है क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, थिक होंगी, इलास्टिक होंगी, लेकिन वेन्स की वॉल वीक, थिन और नॉन इलास्टिक होती है। इसीलिए जब भी आप ब्लड टेस्टिंग के लिए फिर IV कैन्युला वगैरह लगाना होता है तो वेन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अपर पार्ट में रहेंगी। सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ओनली पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। वहाँ की जो वेन है तो सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, लेकिन पल्मोनरी वेन को छोड़ के। क्लियर है? आर्टरीज में इंटरनल वॉल्व एब्सेंट रहते हैं, तो इसीलिए जब भी ब्लीडिंग होती है तो आर्टरीज की ब्लीडिंग को स्टॉप करना एज कम्पेयर टू वेन के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एग्जाम में आपको आता है कि आप कैसे पता करेंगे कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो आर्टरीज से हो रही है या वेन से हो रही है। द कॉन्स्ट्रिक्शन एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज अकर इन अ कंडीशन इज नोन एज। तो आर्टरीज में कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं, आर्टरीज हार्ड हो रही हैं, तो ये क्या कहलाएगी? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथरोस्क्लेरोसिस, वीनोस्क्लेरोसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन कहा था कि लिपिड के कारण आर्टरीज की इनरमोस्ट लेयर में लिपिड है जो जमा हो रहा है, तो वो कहलाएगा आपका एथरोस्क्लेरोसिस। क्या है? लिपिड का ऑक्यूमुलेशन हो रहा है वहाँ पे नर। अब यहाँ पे कहा है आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट, मतलब सिकुड़ रही हैं, हार्ड हो रही हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आर्टरियोस्क्लेरोसिस।
ध्यान दें, यदि लिपिड का फॉर्मेशन आपको कहा जाता है हो रहा है तो वह एथेरोस्क्लेरोसिस, लेकिन आर्टरीज हार्ड हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट है हुई उसी रीजन से, तब भी इनको क्या कहेंगे हम, आर्टरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट वन इज द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स इज कंट्रोल्ड बाय। तो वेन में अभी हमने बताया कि वॉल्व होते हैं, वेन में क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। तो बैक फ्लो, वेन में क्या है, ब्लड के बैक फ्लो को कंट्रोल करने का काम कौन से वॉल्व करेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेमी वॉल्व या फिर सेमी लूनार वॉल्व्स। तो ये होंगे सेमी लूनार वॉल्व्स, जो कि वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जो कि वेन्स में बैक फ्लो ब्लड को रोकने का काम करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द हेपेटिक पोर्टल वेन इज रिस्पॉन्सिबल टू ड्रेन ब्लड टू द लिवर फ्रॉम। तो हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक का मतलब है लिवर से रिलेट करता हुआ, तो जब ये क्या करेगा, हेपेटिक पोर्टल वेन इज रिस्पॉन्सिबल टू ड्रेन ब्लड टू द लिवर फ्रॉम। लिवर से कहाँ पर ब्लड को ड्रेन करेगा, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, हार्ट में कि किडनी में। तो ये ब्लड को ड्रेन करेगा कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट वन इज इन द पल्मोनरी आर्टरी ब्लड प्रेशर इज। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर कैसा होगा, मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, लेस देन दैट इन द वेना केवा, मोर देन दैट इन द कैरोटिड या फिर सिमिलर टू द आउटा। तो यहाँ पे जस्ट अभी हमने आर्टरी और वेन के बीच का जो डिफरेंस पढ़ा उसमें भी पढ़ा है हमने कि हमेशा पल्मोनरी आर्टरी और आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पल्मोनरी वेन के, बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो के कारण। पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होगा वो एज़ कम्पेयर टू पल्मोनरी वेन के क्या होगा, ज़्यादा ही रहेगा। एक क्वेश्चन और आपको एग्जाम में बनता है आर्टरीज और वेन्स को लेके, एक तो इनके बीच का डिफरेंस आप याद करके जाएं, सेकंड ब्लीडिंग की पता कैसे करेंगे कि ब्लीडिंग आर्टरी से हो रही है या वेन से हो रही है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बीच का एक जो डिफरेंस है वो यही है कि हमेशा आपने यही पढ़ा है कि वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन एक्सेप्शनल फॉर्म में आपकी पल्मोनरी वेन को छोड़ के, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। नेक्स्ट वन इज व्हेन डॉक्टर यूज अ स्टेथोस्कोप फॉर कार्डियक ऑस्कल्टेशन, द सेकेंड साउंड ऑफ ईच कार्डियक साइकिल इज हियर्ड व्हेन। जब भी डॉक्टर स्टेथोस्कोप है जो कार्डियक ऑस्कल्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो सेकेंड साउंड आता है हर एक कार्डियक साइकिल के बाद, जो कि 0.8 सेकेंड की होगी। तो यहाँ पर किसके कारण होगा वो सेकेंड साउंड, सिग्नल इज रिसीव्ड बाय एबी नोड फ्रॉम एसए नोड, एबी वॉल्व्स ओपन अप, सेमी लूनार वॉल्व्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू द वेसल्स फ्रॉम द वेंट्रिकल, या फिर वेंट्रिकल वॉल्व्स वाइब्रेट बिकॉज ऑफ गसिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द एट्रियम। तो यहाँ पर जो सेकंड साउंड आ रहा है वो आता है सेमी लूनार वॉल्व के क्लोज होने के कारण, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है वेंट्रिकल से नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए। नेक्स्ट इज when a patient is rushed to the hospital with a myocardial infarction, he or she is immediately administered with। तो यदि किसी पर्सन को क्या हुआ है, MI अटैक आया हुआ है, क्या है, MI अटैक आया हुआ है, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो इमरजेंसी में उसको सबसे पहले क्या दिया जाएगा, ऑप्शन में पेनिसिलिन, स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो यहाँ पर जो ड्रग दी जाएगी वो होगी यहाँ पर MI के मरीज में स्ट्रेप्टोकाइनेज। कौन सी, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि आपके जो यदि ब्लड क्लॉट वगैरह बना हुआ है उसको क्या करेगी, तुरंत तोड़ने का काम करेगी। क्या करेगी, तुरंत तोड़ने का काम करेगी। तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकाइनेज है, जो क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है जो कि यूज़ की जाएगी। जैसे यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लास की बहुत सारी मेडिसिन को दिया जा सकता है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का यदि मरीज हॉस्पिटल में जाता है तो इसके लिए क्या दिया जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि एक थ्रोम्बोलाइटिक क्लास की ड्रग है। कौन सी, थ्रोम्बोलाइटिक क्लास की ड्रग है, जो कि जनरली यदि कुछ भी एम्बुलेंस बगैरह बना हुआ तभी MI अटैक आता है, कॉमन कॉज MI का यही होता है। तो उसको घोलने के लिए, पिघलाने के लिए हम कहेंगे तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एजेंट है जो दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन, द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल कंसिस्ट ऑफ द थिक मस्कुलर प्रोजेक्शन नोन एज। तो वेंट्रिकल की जो वॉल है थिक मस्कुलर प्रोजेक्शन से मिलकर बनी हुई होती है, वो क्या है, कॉलमना कैर्नी, कोरेट टेंडरनी, कॉनस आर्टरियोसस, ट्रंकस आर्टरियोसस।
तो ये कहलाएगी आपकी कोलमनर कैरनी। क्या है? कोलमनर कैरनी। नेक्स्ट वन इज विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल कैरिंग ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल्स। तो कौन सा प्रोटीन है जो आरबीसी में ऑक्सीजन ले जाने का काम करेगा? मायोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो जो प्रोटीन ऑक्सीजन ले जाने का काम करेगा रेड ब्लड कॉर्प सेल्स में वो कहलाएगा क्या? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? अओर्टा, सबक्लेवियन आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चंस में से आपको कैरोटिड आर्टरी सप्लाई कहाँ पे करती है? हार्ट के लिए करेगी सीधे यदि पूछते हैं सबसे ज़्यादा। यदि कोरोनरी आर्टरी है जो आपकी ब्लड की सप्लाई हार्ट के लिए कर रही है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सी पल्स चेक करना है जब भी आप अनकॉन्शियस मरीज को देखें तो वो कैरोटिड नेक के यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको आता है कि लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी की तो वो है अओर्टा। तो आपने आर्च ऑफ अओर्टा पढ़ी हुई है तो वही वाली अओर्टा है जो कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। नेक्स्ट वन इज द लास्ट प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन। तो ब्लड के थक्का जमने की प्रोसेस में लास्ट प्रोडक्ट कौन सा बनता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन या फिर थ्रोम्बिन। ब्लड क्लॉट्स हैं जो क्या है? ब्लड क्लॉट्स की जो प्रोसेस होगी ब्लड कोआगुलेशन की, यदि आपको कहीं पे भी चोट ब्लड क्लॉट्स में जो आपके लिए ब्लड कोआगुलेशन की या फिर ब्लड क्लॉट्स की प्रोसेस में जो आपके क्या रहेंगे? सबसे लास्ट प्रोडक्ट है जो कौन सा बनेगा? तो बनता है फाइब्रिन। ये देखिए यहाँ पे इसके थ्रू आप इसको इजीली समझ सकते हैं। इन प्रोसेस के तौर पे आपको कहीं पे भी चोट लगी, ब्लड वेसल्स आपकी रप्चर हुई। क्या हुई? ब्लड वेसल्स रप्चर हुई। ब्लड फ्लो है जो क्या हुआ है यहाँ पे? ब्लड वेसल्स अराउंड वुंड कंस्ट्रिक्ट, मतलब सिकुड़ने लगती हैं जब भी। अब यहाँ पे क्या होगा? प्लेटलेट्स क्या होंगी? एक्टिवेट होंगी। जिसको प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम हो या फिर ब्लड जो ब्लीडिंग डिफेक्ट हो या फिर हम ये कह सकते हैं कुछ भी आपके कोआगुलेटरी इफेक्ट हो आपको, तब प्लेटलेट्स वहाँ पे नहीं आएंगी तो थक्का नहीं जम पाएगा। क्योंकि जो क्लॉट बनने की फॉर्मेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा अपना वो होगा प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स। तो जब भी आपको कोई भी इंजरी वगैरह होती है तो यहाँ पे प्लेटलेट्स का मेन रोल यही होता है कि वहाँ पे क्लॉट बनाने का काम करना है या फिर थक्का जमाने का काम करना ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके। तो जब यहाँ पे प्लेटलेट्स का प्लग बन जाएगा, बहुत सारी प्लेटलेट्स स्टिकी फॉर्म में एक साथ जुड़ जाएंगी तो ये क्या करेंगी? ऐसा हमें कह सकते हैं एक तरीके का यहाँ पे ये मैस बना देंगी जिससे ब्लीडिंग ना हो पाए। तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा फाइब्रिन। क्या कहलाएगा? फाइब्रिन। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म टू फॉर्म फाइब्रिन। तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में जो यहाँ पे फैक्टर होते हैं, जो फैक्टर होते हैं ब्लड कोआगुलेशन के, तो यही फैक्टर क्या करेंगे? आपके जो टोटल यहाँ पे 13 फैक्टर्स होते हैं। कितने? ब्लड क्लॉटिंग के 13 फैक्टर्स होते हैं। क्या करेंगे? ब्लीडिंग प्रोसेस में आपकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने में या फिर हम ये कह सकते हैं लास्ट प्रोसेस में जो बन के आएगा वो कहलाएगा फाइब्रिन। ये देखिए यहाँ पे 13 जो ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें से फर्स्ट आता है आपका फाइब्रोजन, नेक्स्ट है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर 4th नंबर पे आता है कैल्शियम आयन, 5वें पे आता है लेवाइल फैक्टर, 7वें पे आता है, 6वां है जो यहाँ पे नहीं है, 7वें पे आएगा आपका स्टेबल फैक्टर्स, फिर 8वें पे आता है एंटी हीमोफ्लेक फैक्टर। तो 8वां और 9वां फैक्टर किस में डिस्टर्ब होता है? हीमोफीलिया के मरीज में। किस में? हीमोफीलिया के मरीज में 8वें और 9वें नंबर का फैक्टर। 9वें पे आता है क्रिसमस फैक्टर, फिर 10वें पे आता है स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11th पे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीडिस्टाइन फैक्टर 12th है, 13th पे आता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं आपको एग्जाम में आ सकते हैं, क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर यदि एग्जाम में आते हैं तो लास्ट प्रोडक्ट जो बन के आएगा वो होगा फाइब्रिन। क्या होगा? लास्ट होगा फाइब्रिन। और यहाँ पे आप नाम याद रखें, या तो आपको हीमोफीलिया में पूछेंगे कि किसकी डेफिशिएंसी होगी, कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की, तो होगी क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9 की। नेक्स्ट वन इज वेंस कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड इट टू।
तो वेन्स हैं जो ब्लड को कलेक्ट करेंगी बॉडी से और इसको कहाँ पे भेजेंगी? सुपीरियर वेना कैवा ने जो ऊपर साइड का पूरा ब्लड कलेक्ट किया, इन्फीरियर वेना कैवा ने नीचे साइड के पूरे लोअर लिम्ब से ब्लड कलेक्ट किया, पूरा ब्लड ले जाके कहाँ छोड़ देंगी? लिवर में, लंग्स में, हार्ट में कि आर्टरीज में? तो पूरे ब्लड को ले जाके कहाँ पे भेजेंगी? हार्ट में। अब यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा ब्लड का स्टोरेज या फिर हम ये कहेंगे सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ पे कलेक्ट होता है? तो वो होता है वेन्स में। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ कलेक्ट होता है, स्टोर होता है? तो होता है वेन्स में। पूरी इन्फीरियर वेना कैवा ने लोअर साइड का, सुपीरियर वेना कैवा ने हेड से लेके पूरे डाउन जो हेड तक का ब्लड कलेक्ट किया तो वो सीधा ले जाके कहाँ पे छोड़ा? लंग्स में। नेक्स्ट वन इज ब्लड प्रेशर इज मेनली मेजर्ड इन Hg। व्हाट डज Hg रिफर्स टू? तो बीपी है जो मेजर किया जाता है किसमें? Hg में। तो Hg का मतलब यहाँ पर क्या? हाइग्रोमीटर, हेलोग्राफ, हाइड्रोजन या फिर मरकरी। तो बीपी जो मेजर किया जाता है Hg में, Hg का जो मतलब होगा वो होगा मरकरी। मरकरी का जो, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखेंगे वैसे ही मरकरी को आप Hg लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द व्हेन अ पर्सन गेट्स ओल्डर हिज ब्लड प्रेशर जनरली। तो जैसे जैसे पर्सन बूढ़ा होता जाएगा, ओल्ड होते जाएगा, उसका बीपी कैसा होगा? रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज या फिर वेरीज फ्रिक्वेंटली। तो जैसे जैसे पर्सन ओल्ड होते जाता है वैसे वैसे उसका बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर? तो कौन सी डिवाइस है जिसका यूज़ आप बीपी चेक करने में करेंगे? सेलेनोमीटर, बैरोमीटर, स्फिंगोमैनोमीटर, फोटोमीटर। किसका यूज़ आप करेंगे किसके लिए? बीपी को चेक करने के लिए। तो जो सेलेनोमीटर है यूज़ किया जाता है सैलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन को चेक करने के लिए या फिर हाइड्रोमीटर को चेक करने के लिए कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। फिर यहाँ पे आपका आता है बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर है जो यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करने के लिए कि हवा का दबाव कितना है। स्फिंगोमैनोमीटर यूज़ किया जाता है बीपी चेक करने। क्लियर? नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mm ऑफ Hg। यदि 120/80 mm ऑफ Hg से ब्लड प्रेशर हाई गया मतलब हाइपरटेंशन हो गया, लो गया मतलब हाइपोटेंशन हो गया। नेक्स्ट वन इज द ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी का बीपी कैसा होता है? लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर नन ऑफ द अबव। तो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होगा? इक्वल ही रहेगा, सेम एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप किससे चेक करेंगे? बैरोमीटर से। नेक्स्ट वन इज द ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो ब्लड ग्रुप की खोज है जो किसने की थी? ऑप्शन में रॉबर्ट कोच, लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे या फिर लुइस पास्चर ने। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप की खोज है किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब यहाँ पे आपको आता है कि जो यूनिवर्सल डोनर है वो ब्लड ग्रुप वाला कौन सा है? तो वो है ब्लड ग्रुप O। क्या है? ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर है जो कहा जाता है, लेकिन AB वाले को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। यदि आपको पूछे O नेगेटिव क्या है तो O नेगेटिव कहलाएगा यूनिवर्सल डोनर। क्या है? यूनिवर्सल डोनर। यदि यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछे आपको तो वो है AB पॉजिटिव। ध्यान रखिए O नेगेटिव है यूनिवर्सल डोनर मतलब वो अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। AB पॉजिटिव क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब वो किसी का भी ब्लड है जो ले सकता है। कुछ भी आपको एग्जाम में एज एन एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट आया, आपको ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो आप उसको कौन सा ब्लड ग्रुप है जो दे सकते हैं। या फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चन में आता है तो O नेगेटिव क्या है? यूनिवर्सल डोनर, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। विलियम हार्वे ने पूरा सर्कुलेशन समझाया था। नेक्स्ट वन इज RH फैक्टर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम विच ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो RH फैक्टर नाम किससे लिया गया था? आप पे से, ह्यूमन से, रैट से कि मंकी से? तो ये सबको पता है, 12th क्लास में आपने पढ़ा है बायोलॉजी में। तो RH फैक्टर रीसस मंकी से, किससे? रीसस प्रजाति की मंकी से RH फैक्टर है जो नाम लिया गया है। नेक्स्ट वन इज द इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर फॉर्म्ड रेड ब्लड सेल्स। तो ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा?
बोन मैरो में, हार्ट में, किडनी में कि लिवर में? तो पूरी जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मैरो में। कहाँ पे? बोन मैरो में। नेक्स्ट वन इज द एक्सिस ऑफ वाइट कॉप सेल्स इन द ब्लड इज कॉल्ड। यदि बॉडी में ज़्यादा वाइट ब्लड जो कॉप सेल्स है वो हो जाए, वाइट ब्लड सेल्स हो जाएं तो क्या कहलाएगा? एनॉक्सिया, ल्यूकोसाइटोसिस, सेप्टिसीमिया या फिर एनीमिया। तो एनीमिया तो जब होगा जब आरबीसी का लेवल कम होगा। सेप्टिसीमिया होगा ब्लड में होने वाला इन्फेक्शन। क्या है? ब्लड में होने वाला इन्फेक्शन। ये कहलाएगा आपका ल्यूकोसाइटोसिस। क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो होती है कितनी? 6.4, 7.4, 8.5 या फिर 4.9। पीएच जो स्केल होती है वो होती है 0 से लेके 14 तक की। कितनी? 0 से 14 तक की, 0 to 7, 7 से 14 तक। अब ब्लड की 7.35 से 7.45 तक है जो कंसीडर की जाती है। तो ये थे आपके ब्लड और स्पेशली ब्लड से रिलेट करते हुए क्वेश्चन और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेट करते हुए क्वेश्चन। आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी स्पेशली, तो अब हम डेली इसी तरीके से क्लासेस करेंगे। पहले आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो यदि मैं आपको ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस डेली लाऊं तो 500 क्वेश्चन तक बनते हैं आपके ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम से। बट यहाँ पे वो क्वेश्चन ऐड किए गए जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपको आने ही चाहिए, और साथ में रेशनल के साथ आपके और बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। अब जो आपका ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम से नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा आपका MSN का, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। कौन सा? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। तो आप अपने कमेंट्स में और भी चीज़ें बता सकते हैं, और भी आप जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं कि और कौन कौन से तरीके की क्लासेस आपको लाई जाएं, क्योंकि आज एक नई क्लास थी। अभी तक हम डेली मिक्सडअप टाइप के MCQs पढ़ते रहे हैं। बट आपका जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है तो मैंने आपसे कहा था कि आपको 15 दिन में ओनली एनाटॉमी फिजियोलॉजी के और साथ में MSN इसी तरीके से आपको सॉल्व करवा दी जाएगी। कम्युनिटी की ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा क्लासेस आपको अपडेट हैं जिसमें पूरी कम्युनिटी आपकी सॉल्व की गई है। तो यहाँ पे आपको मेनली MSN, पीडियाट्रिक, गायनेकोलॉजी और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे मेनली अभी आपका फोकस किया जाएगा। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट।